हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमी फॉर सीएससी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से करेंट अफेयर का एक टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 के तहत समसामयिकी खंड के अंतर्गत भारत नेपाल संबंधों पर आज का मॉडल आंसर में चर्चा की जाएगी। आज का यह टॉपिक महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि विगत कुछ वर्षों से देखा जाए तो भारत और नेपाल के मध्य संबंधों में तनाव देखने को मिला है। एक तो वहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इसके साथ ही कुछ सीमा विवाद संबंधी मुद्दे भी भारत और नेपाल के बीच हाल के दिनों में उभर कर सामने आए हैं और साथ ही साथ नेपाल में विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत और नेपाल के बीच जो संबंध हैं 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित टॉपिक में से एक है। तो आज के मॉडल आंसर के रूप में मैं आप लोगों के साथ हालिया विवादों के संदर्भ में भारत नेपाल संबंधों की समीक्षा करें मॉडल आंसर पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आखिर नेपाल जो है वह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखेंगे कि भारत नेपाल संबंध की पृष्ठभूमि क्या रही है। भारत की आज़ादी के बाद से लेकर वर्तमान समय तक संक्षेप में भारत नेपाल संबंधों की चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हालिया विवादों की चर्चा करते हुए इस दोनों देशों के मध्य कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान है, कौन कौन से संबंध के क्षेत्र विद्यमान है, इस पर चर्चा करते हुए इस मॉडल आंसर को कंक्लूड करेंगे। तो आज के मॉडल आंसर को शुरू करते हैं। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण नेपाल हमारी विदेश नीति में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1950 की भारत नेपाल शांति एवं मित्रता संधि बहुत महत्वपूर्ण संधि है। यह दोनों देशों के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है, लेकिन हाल के दिनों में दोनों देशों के मध्य संबंधों में तनाव देखने को मिला है। तो यह हमारा इंट्रोडक्शन है कि नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। दोनों के मध्य कई क्षेत्रों में संबंध हैं, भौगोलिक हैं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंध हैं। 1950 की जो दोनों देशों के बीच संधि है वह दोनों देशों के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है, लेकिन हाल के दिनों में दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद संबंधी मुद्दे उभर कर सामने आए हैं। अब देखते हैं कि भारत के लिए नेपाल का क्या महत्व है, यानी कि नेपाल जो है वह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, नेपाल जो है अगर आप इसका मैप देखेंगे तो आप मैप को देखिए तो मैप में नेपाल अगर देखा जाए तो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। भारत के साथ या तीन ओर से भारत के साथ नेपाल जो है वह मैप में घिरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि नेपाल भी भारत के लिए ज़रूरी है, महत्व रखता है और भारत भी नेपाल के लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोनों एक दूसरे के लिए पूरक के रूप में यहाँ पर कार्य करते हैं। तो भारत के लिए नेपाल का क्या महत्व है, तो भारत की हमेशा से ही नीति रही है नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी रही है। भारत विदेश नीति में आप चाहे 90s के दशक का गुजराल डॉक्ट्रिन को देखें या वर्तमान समय में मोदी सरकार की विदेश नीति का आधार देखें तो पड़ोसी प्रथम की नीति ही विदेश नीति का महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है। भारत ने हमेशा से ही पड़ोसी देशों को काफ़ी ज़्यादा महत्व प्रदान किया है, चाहे वह कोरोना काल का फेज के दौरान मानवीय सहायता का हो या फिर भूकंप, सुनामी, बाढ़ जैसी कोई घटनाएं, आपदा घटित होती है तो उस दौरान भी भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा पड़ोसी प्रथम की नीति रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण जो महत्व है उसका एक महत्वपूर्ण कारण है मधेसी समुदाय के साथ संबंध। आप देखे होंगे विगत वर्षों में आपने न्यूज़पेपर में ध्यान दिया होगा कि नेपाल में मधेसी समुदाय के लोग बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर रहते हैं। और अगर भारत की चर्चा की जाए तो भारत में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मधेसी समुदाय के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो इस दौरान अगर चूंकि दोनों कंट्री में एक ही समुदाय के लोग रह रहे हैं तो यह जरूरी है कि दोनों देशों के मध्य जो संबंध होंगे या दोनों देश जो होंगे वे एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तीसरा जो महत्व का कारण है वह धार्मिक संबंध है। भारत और नेपाल दोनों देशों की अगर चर्चा की जाए तो धार्मिक दृष्टि से चाहे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत और नेपाल एक दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा पूरक के रूप में कार्य करते हैं। बौद्ध धर्म के रूप में देखा जाए, हिंदू धर्म के रूप में देखा जाए, नेपाल कुछ समय तक हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है। भारत के अधिकांश जनसंख्या भी हिंदू रही है। नेपाल में आप देखेंगे कि लुम्बिनी वगैरह कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है।
और भारत में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, स्पेशली बिहार का अगर आप क्षेत्र देखेंगे तो अब बौद्ध धर्म से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो हिंदू एवं बौद्ध धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नेपाल का महत्व भारत के लिए हमेशा से बना रहा है। एक महत्वपूर्ण कारण है दोनों देशों के मध्य खुला सीमा। दोनों देशों के मध्य अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो 1850 किलोमीटर से अधिक सीमाएं दोनों देश साझा करते हैं। भारत की जो सीमा है नेपाल के साथ 5 राज्यों से भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा का साझा करते हैं। उनमें सिक्किम, बिहार, बंगाल, यूपी और उत्तराखंड, ये 5 राज्य हैं जिनके साथ नेपाल की जो बॉर्डर है वह 1850 किलोमीटर तक लगती है। और लगने के साथ ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि दोनों देशों के मध्य जो सीमा है वह पूरी तरह से खुला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के मध्य सीमा तो है लेकिन वह सीमा खुला हुआ है, आवागमन की कोई रोक नहीं है। रोक है मतलब आवागमन के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत, परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्के लोकल स्तर पर वहाँ पे चेकिंग जैसे कार्य किए जाएंगे, लेकिन दोनों देशों के मध्य खुले सीमा विवाद दोनों देशों के महत्वपूर्ण संबंध को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ एक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कारण रहा कि साउथ एशिया में चीन की लगातार इंपॉर्टेंस जो है बढ़ रही है। चीन अपना दखलंदाजी लगातार दक्षिण एशिया में बढ़ा रहा है, अपने संचार के साधनों का विकास कर रहा है, दक्षिण एशिया के सभी देशों के साथ अपने संबंधों का सुदृढ़ कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि हम पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखें। और खास करके नेपाल, भूटान जैसे जो राष्ट्र हैं वह ऐतिहासिक आधार पर भी भारत से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य है कि नेपाल, भूटान जैसे राष्ट्रों को आवश्यक की सभी चीज़ें हम प्रोवाइड करें ताकि वे चीन पर निर्भरता को कम कर सकें। तो इस तरीके से भारत के लिए नेपाल का महत्व कई दृष्टिकोणों से बना हुआ है। अब संक्षेप में चर्चा करते हैं भारत नेपाल संबंध की। तो भारत नेपाल का संबंध अत्यंत ही प्राचीन संबंध है। भारत 1947 ईस्वी में भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी। नेपाल उसके बाद से अगर देखा जाए तो 1950 ईस्वी में भारत नेपाल शांति व मित्रता संधि होती है। भारत नेपाल शांति व मित्रता संधि दोनों देशों के मध्य लोगों एवं वस्तुओं की मुक्त आवाजाही और रक्षा एवं विदेशी मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध व सहयोग की अनुमति प्रदान करता है। इसी समय से 1950 से हमारा भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है वह सुदृढ़ होने प्रारंभ होते हैं और इस सुदृढ़ संबंध का प्रमाण आपको वर्तमान समय तक भी देखने को मिलता है। हालांकि एक दौर ऐसा भी आता है जब भारत और नेपाल के मध्य संबंधों में तटस्थता की स्थिति देखने को मिलती है और वह दौर आता है 1962 का दौर, जब भारत और नेपाल के बीच भारत और चाइना के बीच जब युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो उस दौरान नेपाल ने युद्ध के दौरान तटस्थता की नीति अपनाई थी और यह तटस्थता की नीति अपनाने का बहुत बड़ा कारण यह था कि नेपाल भारत और चाइना दोनों से सम दूरी के सिद्धांत पर कार्य कर रहा था। सम दूरी का मतलब समान रूप से दूरी बनाए रखेंगे, युद्ध में हम किसी एक कंट्री का पक्ष नहीं लेंगे। तो इस नीति को भारत ने नापसंद किया और भारत ने नेपाल की खुलकर आलोचना की थी कि नेपाल को तटस्थता की नीति अपनाए जाने के बजाय भारत द्वारा चूंकि उसे सहायता प्रदान की जा रही है तो उसे भारत का पक्ष लेना चाहिए था। लेकिन यह जो स्थिति है वह काफ़ी ज़्यादा समय तक नहीं बिगड़ी रही और आने वाले समय में भारत और नेपाल के बीच संबंध फिर से एक बार पटरी पर लौट आते हैं। लेकिन 1989 का फिर से दशक आता है जब दोनों देशों के मध्य संबंध बिगड़ने प्रारंभ जाते हैं और इसका जो कारण था वह 1950 में हुए जो दोनों देशों के बीच संधि थी उसका पुनर्नवीनीकरण था। मार्च 1989 ईस्वी में 1950 ईस्वी में जो संधि हुई थी उसे पुनर्नवीनीकरण का समय आ गया था, लेकिन नेपाल ने इस संधि को फिर से लागू करने से यह कहते हुए मना कर दिया। उसने कहा कि नेपाल की अर्थव्यवस्था जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था की गुलाम बन गई है। जब से 1950 ईस्वी का अधिनियम लागू हुआ है नेपाल की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था पर पूरी तरीके से निर्भर हो गई है और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की गुलाम बनकर रह गई है नेपाली अर्थव्यवस्था। इसीलिए नेपाल की सरकार ने, नेपाल के राजा ने उस समय भारत और नेपाल के मध्य 1950 ईस्वी के संधि को पुनर्नवीनीकरण करने से मना कर दिया था। लेकिन 1990 ईस्वी में इस संधि का पुनर्नवीनीकरण कर दिया गया और भारत और नेपाल के बीच संबंध जो थे वह पुनः एक बार बहाल हो जाते हैं। 1990 के दशक से भारत और नेपाल के बीच संबंध जो हैं वह काफ़ी अधिक सुदृढ़ होने प्रारंभ हो जाते हैं और यह
और अधिक तब फलता फूलता है जब 1990 के दशक में भारत में गुजराल डॉक्ट्रिन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है और इस गुजराल डॉक्ट्रिन के सिद्धांत के तहत नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी दी गई और पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंधों को सुधारने पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना की गई और आप लोग जानते हैं कि सार्क में नेपाल भी एक प्रमुख सदस्य के रूप में सार्क में शामिल हो चुका है। इसके बाद भारत और नेपाल के बीच संबंध दोनों देशों के मध्य लगातार उन्नत अवस्था में देखने को मिले। भारत में 2014 ईस्वी में सरकार का परिवर्तन हुआ। भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और इन्होंने नेपाल विदेश यात्रा के रूप में जब गए तो नेपाल को कई तरह की सहायता इन्होंने प्रदान की। लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में 10,000 करोड़ नेपाली रुपये प्रदान करने की घोषणा की। साथ ही नेपाल के जो छात्रवृत्ति 180 थी उसे बढ़ाकर 250 उन्होंने करने की घोषणा की थी। वर्ष 2015 का दौर आता है जब नेपाल में नए संविधान का निर्माण किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही नेपाल में 2015 में नए संविधान का निर्माण हुआ, भारत और नेपाल के बीच संबंध एक बार फिर से तनावपूर्ण दौर में पहुंचने लगे थे। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि हालांकि नेपाल की जो वामपंथी सरकार थी, उस वामपंथी सरकार ने 2015 ईस्वी में नेपाल सरकार के द्वारा निर्मित किए गए नेपाल संविधान सभा के द्वारा निर्मित किए गए नेपाल के संविधान को स्वीकार तो किया, लेकिन भारत समर्थित थारू एवं मधेसियों ने उसका जमकर विरोध किया। इसका सबसे बड़ा यह कारण था कि मधेसियों के अधिकारों को उसमें ज़्यादा महत्व तवज्जो नहीं दिया गया था। और चूंकि मधेसी हमने ऊपर बताया कि किस प्रकार से नेपाल का महत्व है भारत के लिए, तो भारत के कई क्षेत्रों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे क्षेत्रों में मधेसी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। तो भारत ने उनके साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मधेसियों और थारू समुदायों का भारत ने पक्ष लिया और नेपाल के जो संविधान 2015 ईस्वी में निर्मित की गई थी उसका आलोचना की। फलस्वरूप दोनों देशों के बीच संबंध इतने अधिक बिगड़ गए कि यातायात के साधनों को बंद कर दिया गया और जरूरी सामानों की जो आपूर्ति थी उसे भी बंद की गई। इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह देखने को मिला कि नेपाल का जो था वह धीरे धीरे झुकाव यहीं से चाइना की ओर बढ़ने लगा और नेपाल चाइना की गिरफ्त में इसी दौर से 2015 के दौर से आना प्रारंभ हो जाता है। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि 2017 ईस्वी में नेपाल जो है वह चाइना की BRI प्रोजेक्ट में शामिल हो जाता है। तो भारत को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब भारत ने बहुत अधिक नेपाल पर दबाव बनाया था कि चाइना की BRI प्रोजेक्ट में शामिल ना होकर भारत के साथ विकास की नीति के लिए समझौते करे, लेकिन इसके बावजूद भी नेपाल ने चाइना और भारत दोनों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने की नीति को तवज्जो दिया और नेपाल सरकार ने 2017 ईस्वी में चाइना की जो वन बेल्ट वन रोड की पॉलिसी है, जिसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल ने इसमें शामिल होने का निश्चय किया। इसके बाद नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आती है और कम्युनिस्ट पार्टी आप लोग जानते होंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी का झुकाव जहाँ कहीं भी सरकार में होगी, जिस किसी भी कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होगी उसका चाइना की ओर, कम्युनिस्ट कंट्रीज की ओर उसका झुकाव होगा। नेपाल में भी यही हुआ। नई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार में आते ही नेपाल का जो संबंध है चाइना की ओर अधिक झुका और भारत के साथ उसके संबंध फिर से बिगड़ने प्रारंभ हो गए। तो इस प्रकार देखेंगे कि भारत का और नेपाल के बीच जो संबंध है, भारत का आज़ादी के बाद से लगभग 2021 तक का जो समय रहा, उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। हालांकि 1950 ईस्वी के संधि के द्वारा भारत और नेपाल के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने पर फोकस किया गया था, लेकिन कई सारे ऐसे लोकल स्थानीय फैक्टर हैं, उसके आधार पर भारत और नेपाल के बीच संबंध बिगड़ते चले गए। लेकिन वर्तमान समय में दोनों देशों के मध्य जो है विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वह सीमा विवाद है। भारत एवं नेपाल के मध्य हालिया विवाद का कारण उत्तराखंड के धारमूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती एक सड़क है। नेपाल का दावा है कि काला पानी के पास पड़ने वाला यह क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है और भारत ने नेपाल से वार्ता किए बिना इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य किया है। तो अब देखिए कि भारत और नेपाल के मध्य हालिया विवाद का जो सबसे बड़ा कारण है, किस प्रकार से सीमा विवाद इसके दोनों देशों के मध्य विवाद का कारण बन रहे हैं। नेपाल ने 1816 की सुगौली संधि का जिक्र करते हुए कहा
कि इस संधि के द्वारा, इस संधि मतलब सुगौली की संधि, सुगौली के संधि के द्वारा काली या महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र जिसमें लिम्पुआधुरा, काला पानी और लिपिलेख शामिल है, नेपाल का हिस्सा है। नेपाली विदेश मंत्री ने यह वक्तव्य दिया है और नेपाली विदेश मंत्रालय का कहना है कि लिम्पुआधुरा, काला पानी और लिपुलेख का जो क्षेत्र है वह नेपाल का हिस्सा है, जबकि भारत सरकार का दावा है कि यह भारत का हिस्सा है। नेपाल ने इसके लिए सुगौली की संधि का जिक्र किया है। हालांकि भारत सरकार ने इस संधि का इस वक्तव्य का खंडन करते हुए लिम्पुआधुरा, काला पानी और लिपुलेख को भारतीय साम्राज्य का, भारतीय भूभाग का अभिन्न अंग बतलाया है। तो इस तरीके से 1816 की सुगौली संधि की आड़ में नेपाल सरकार के द्वारा भारत के साथ सीमा विवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से हालिया विवाद के कारण को हमने देखा। अब देखते हैं कि भारत और नेपाल के मध्य सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र विद्यमान हैं। तो सबसे जो प्रमुख क्षेत्र है बहुपक्षीय साझेदारी। भारत और नेपाल जो हैं दोनों देशों के मध्य सिर्फ द्विपक्षीय संबंध ही विद्यमान नहीं है, बल्कि बहुपक्षीय मंचों पर भी दोनों देश एक दूसरे के साझेदार हैं। कई सारे ऐसे संगठन हैं जिसमें भारत और नेपाल दोनों सदस्य बने हुए हैं, जिसमें BBIN, नाम, सार्क, बिम्स्टेक आदि प्रमुख है। BBIN का मतलब होता है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। यह चारों देशों के मध्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए गठित की गई थी। नाम आप लोग जानते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट, सार्क और बिम्स्टेक। यहाँ पर भारत और नेपाल के मध्य बहुपक्षीय साझेदारी देखने को मिलती है। भारत और नेपाल के मध्य सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंध की हमने चर्चा की है। यहाँ पर हमने चर्चा किया है कि किस प्रकार भारत और नेपाल हिंदू एवं बौद्ध धर्म से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सामाजिक संबंध है, हमने मधेसी समुदाय की चर्चा किया है, थारू समुदायों की हमने चर्चा की है और यह भी बताया कि भारत और नेपाल दोनों एक दूसरे पर सामाजिक रूप से भी किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। इसी कारण 2015 ईस्वी में जो नेपाल का नया संविधान बना था उसकी भारत सरकार ने आलोचना की थी। आर्थिक स्तर पर भारत और नेपाल का संबंध इस आधार पर आप माप सकते हैं कि जो 1950s की जो संधि की गई थी उसके अनुसार अब एक तो पहली बात तो यह है कि भारत और नेपाल के बीच जो बॉर्डर है पूरी तरह से खुले हैं। दोनों देश एक व्यापार के लिए पूरी तरह से, जब बॉर्डर ही वहां पर खुली हुई सीमा है तो आर्थिक संबंध, आर्थिक अवरोध ही नहीं होंगे। भारत और नेपाल के बीच वर्तमान समय में देखा जाए तो 2018-19 का डाटा है, रिसेंट डाटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। अगर आपको उपलब्ध हो तो आप रिसेंट हाल ही के समय का आंकड़ा ही वहां पर नोट करें। लेकिन 8.27 बिलियन डॉलर दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था या फिर आर्थिक व्यापार हो रहे हैं। रक्षा क्षेत्र की चर्चा की जाए तो नेपाल जो है वो अपने रक्षा आपूर्ति के लिए भारत पर ही बहुत हद तक निर्भर है। भारत और नेपाल के मध्य 2011 ईस्वी से लगातार सूर्य किरण युद्धाभ्यास किया जा रहा है। दोनों देशों की सेनाएं जो है एक दूसरे के साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रही है और आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए कार्यरत है। इसके अलावा भारत में गोरखा रेजिमेंट का निर्माण किया गया है। आप लोग जानते हैं कि गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों के लोग अधिकांश संख्या में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार भारत और नेपाल के बीच रक्षा क्षेत्र में भी संबंध सुदृढ़ हुए हैं। भारत और नेपाल के मध्य संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर फोकस किया जा रहा है। अवसंरचना का विकास किए जा रहे हैं, सड़क नेटवर्क का विकास किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन के स्तर पर दोनों देश निपटने के लिए कार्य कर रहे हैं, साथ साथ युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। साथ ही भारत और नेपाल दोनों देशों के बीच अवसंरचना के विकास पर भी फोकस कर रहे हैं। तो इस प्रकार भारत और नेपाल के जो सहयोग के क्षेत्र हैं कई सारे क्षेत्रों में से हमने विभाजित करके यहाँ हमने डिस्कस किया है। अब देखते हैं कि भारत और नेपाल के बीच कई सारी चुनौतियां हैं। हमने सबसे पहले चुनौती के रूप में सीमा विवाद को लिया है। हमने ऊपर अभी देखा कि हालिया जो दोनों देशों के बीच विवाद उत्पन्न हुए हैं उसका भी सबसे बड़ा कारण सीमा विवाद ही है और इस सीमा विवाद के कारण नेपाल जो है वह भारत के 3 क्षेत्रों पर अपना दावा कर रहा है। उत्तराखंड में स्थित 3 क्षेत्र हैं, आप मैप के जरिए भी इसे समझ सकते हैं। हमने ऊपर डिस्कस कर दिया है कि कौन कौन से लिम्पुआधुरा, लिपुलेख जैसे कई सारे क्षेत्र हैं जिस पर नेपाल अपना दावा कर रहा है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी चुनौती चाइना फैक्टर को लेकर है। भारत और नेपाल ही नहीं, विश्व के कई सारे राष्ट्रों के साथ भारत के संबंधों को तनाव उत्पन्न करने का सबसे बड़ा कारण जो है वह चाइना फैक्टर है और नेपाल के साथ भी तनाव उत्पन्न करने में चाइना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे वर्तमान
वर्तमान समय में चाइना नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखने को मिल रही हो, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार देखने को मिल रहा हो, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार में आने के बाद भारत के साथ उसके रिश्ते में तनाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण चाइना फैक्टर है। और नेपाल सरकार के द्वारा चाइना के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने पर वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। नेपाल सरकार का तर्क है कि चूंकि वह तटस्थता की नीति अपनाते हुए भारत और नेपाल दोनों के साथ समदूरी सिद्धांत पर कार्य करता है, दोनों देशों के साथ समान समझौते और दोनों देशों के साथ समान दूरी के सिद्धांत को फॉलो करता है। और यही कारण है कि नेपाल ने 2017 में चाइना की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या BRI इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए हामी भर दी है। इसके कारण नेपाल और चाइना के मध्य काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ हुए हैं और भारत के लिए यह जो नेपाल और चाइना का गठजोड़ विकसित हो रहा है वह भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन देने वाली बात है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, हमने बताया कि जब जब भारत नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, माओवादियों की सरकार आएगी, वह चाइना के प्रति अपनी नीति का झुकाव करेगी। भारत के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण होंगे और चाइना के साथ उसके संबंध सुदृढ़ होंगे। यही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की एकमात्र पॉलिसी होती है। दूसरा सबसे बड़ा, ये तो हमने चुनौतियां डिस्कस कर लिया। भारत और नेपाल के मध्य तनाव उत्पन्न होने के कई सारे ऐसे चुनौतियां उत्पन्न हैं, कई सारे ऐसे कारण हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं भारत और नेपाल के मध्य जो तनाव हैं वह उभर कर सामने देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम निष्कर्ष के तौर पर चर्चा करें तो भारत नेपाल संबंधों के हालिया विवादों के मद्देनज़र भारत को अपनी विदेश नीति की भी समीक्षा की जरूरत है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच जो संबंध हैं वह कोई 1-2 वर्ष पुराने नहीं है, बल्कि भारत और नेपाल 1950 के संधि हमने बताया था, इतनी व्यापक संधि है, दोनों देशों के मध्य शांति और मित्रता की संधि की गई थी, जिसके आधार पर नेपाल जो अपनी रक्षा क्षेत्र के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरीके से भारत पर निर्भर होगा। इस संधि, ऐसे संधि होने के बावजूद भी भारत और नेपाल के मध्य हाल के दिनों में तनाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो यह निस्संदेह भारत को अपनी विदेश नीति की समीक्षा की जरूरत को दर्शाता है। भारत को नेपाल के प्रति अपनी नीति दूरदर्शी बनानी होगी, क्योंकि चाइना का इंटरफेरेंस वहां पर हाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और चाइना के द्वारा कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट पर नेपाल में कार्य किए जा रहे हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में नेपाल चाइना की पूरी तरह से गिरफ्त में आ सकता है। जिस तरीके से नेपाल में चीन का महत्व बढ़ रहा है, उससे भारत को अपने पड़ोस में आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करने से पूर्व रणनीतिक लाभ हानि पर भी विचार करने की आवश्यकता है। भारत को किसी देश के साथ सिर्फ अपने आर्थिक शक्ति को, आर्थिक हितों को महत्व देने के बजाय इसे रणनीतिक लाभ और हानि क्या हो सकते हैं, इस पर भी भारत को विचार करने की आवश्यकता है। भारत की जो एक प्रमुख दोनों देशों के मध्य जो चुनौती उत्पन्न हो रही है वह बिग ब्रदर की भूमिका भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। नेपाल हमेशा से भारत को बिग ब्रदर की भूमिका के रूप में देखता है और नेपाल का मानना है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार अगर सिर्फ भारत के साथ संबंधों को सुदृढ़ किया जाए तो नेपाल पर कहीं ना कहीं दबाव पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स का कार्य कर सकता है। इसीलिए नेपाल ने भारत और चाइना दोनों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने का कार्य किया है। लेकिन चूंकि रणनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो भारत के पड़ोसी में स्थित है, नेपाल जो है वह चाइना के साथ एक बफर कंट्री के रूप में कार्य करता है, तो इस दृष्टिकोण से नेपाल के साथ हमारे संबंध सुदृढ़ होने काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। भारत को इस दिशा में निरंतर सोचने की आवश्यकता है। नेपाल में अवसंरचना का विकास किया जा सकता है, आवागमन के अधिक से अधिक साधनों का विकास किया जा सकता है, संचार के साधनों का विकास किया जा सकता है, दोनों देशों के मध्य रक्षा क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र का विकास करके नेपाल को भारत के भरोसे में लाया जा सकता है और दोनों देशों के मध्य संबंध को एक बार फिर से उन्नत के दौर में लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के मॉडल आंसर के रूप में हमने भारत नेपाल संबंधों को डिस्कस किया हालिया विवाद के संदर्भ में। आप लोग इसे अच्छे से कंप्लीट कर लें, क्योंकि 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।